students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in this video मैं आप सभी के साथ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिस्कस करने वाली हूँ बाय यूजिंग MCQs. सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च का टाइप है एंड इसके ऊपर आपको हमेशा 4 to 5 MCQs PhD एंट्रेंस टेस्ट में पूछे ही जाते हैं एंड दैट्स वाई इस वीडियो में मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं विच इज़ रिलेवेंट टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप सभी को एंड तक देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन. सो स्टूडेंट्स, आप सभी को तो पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यहाँ पे PhD एंट्रेंस टेस्ट है एंड वो भी 5 अगस्त को है, राइट? एंड इस एंट्रेंस टेस्ट में सभी कैंडिडेट्स को 2 पेपर्स देने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. सो पेपर 1 इज़ कॉमन फॉर एवरीवन, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए है, एंड पेपर 2 इज़ फॉर कंसर्न सब्जेक्ट, राइट? सो स्टूडेंट्स, आपको दोनों ही पेपर्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तब भी आप PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो. सो दोनों ही पेपर्स में आपको 50% MCQs ईच पूछे जाते हैं, यानी कि आपको 50% MCQs ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए पूछे जाते हैं एंड 50% MCQs ये आपको कंसर्न सब्जेक्ट के लिए पूछे जाते हैं. एंड दैट्स वाई रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करके PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा PhD एंट्रेंस टेस्ट 2023 को क्वालिफाई कर ही सकते हैं. सो इस कोर्स में सभी कैंडिडेट्स को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है. सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं. सो हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स वाई सभी के एक्चुअली 400 MCQs इन्हीं मॉक टेस्ट से कवर हो ही जाते हैं. सो इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिविजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से सारे कैंडिडेट्स सारे टॉपिक्स एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हैं एंड दैट्स वाई गारंटीड उनको 80% MCQs इसी रिविजन PDF से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर ऑफ PhD एंट्रेंस टेस्ट. और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी सभी कैंडिडेट्स को हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन कैंडिडेट्स इधर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर व्हाट्सएप नंबर्स जो मैंने स्क्रीन पर मेंशन किए हैं उनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर वो व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. देखो, कोर्स की फ़ीस भी बहुत कम है विच इज़ ओनली 699 एंड इनकम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि सारे कैंडिडेट्स गारंटीड रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करके PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही लेते हैं. ओके, सो स्क्रीन पर जितने भी सारे यूनिट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे यूनिट्स के ऊपर हमारे पास वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट एंड रिविजन PDF अवेलेबल है, बिकॉज इन सारे यूनिट्स के ऊपर आपको PhD एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, क्वेश्चन 1 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इन सोशल साइंसेज. नाउ इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सोशल साइंसेज में अगर हम एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करते हैं देन उसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन एक बैड चीज़ है, मतलब जिसकी वजह से लोग कतराते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का इस्तेमाल सोशल साइंसेज में करें. ओके, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि बैड रिगार्डिंग एनीथिंग. ओके, मतलब किसी भी चीज़ के लिए बैड न्यूज़ या फिर बैड चीज़ होना, दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिसिज्म. So whether it is impossible to conduct in social situation, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड बहुत ही इम्पॉसिबल है ताकि हम उसको सोशल सिचुएशन में कंडक्ट करें. देन आर्टिफिशियलिटी ऑफ लेबोरेटरी कंडीशन, मतलब लेबोरेटरी कंडीशन की आर्टिफिशियलिटी लेवल. देन अनअवेलेबिलिटी गुड एक्सपेरिमेंट्स इन सोशल साइंसेज. सो सोशल साइंसेज में गुड एक्सपेरिमेंट्स की अनअवेलेबिलिटी है, या फिर सोशल रिसर्च प्रॉब्लम्स कैनॉट बी स्टडीड एक्सपेरिमेंटली, मतलब सोशल रिसर्च प्रॉब्लम्स ये हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड से स्टडी नहीं कर सकते हैं.
सो बेसिकली स्टूडेंट्स सोशल साइंसेज में हम सभी लोग एग्जैक्टली ह्यूमन बिहेवियर्स एंड एज वेल जो ह्यूमंस के इंटरेक्शन होते हैं विद द सोसाइटी उनको बेसिकली यहाँ पे स्टडी किया जाता है एंड दैट्स वाई सोशल साइंसेज में मोस्टली क्वालिटेटिव डेटा होता है एंड दैट्स वाई दिस इज स्पेसिफिकली द क्वालिटेटिव रिसर्च ओके बट कभी कभार रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का भी इस्तेमाल करके सोशल साइंसेज में रिसर्च कर सकते हैं ओके एंड दैट्स वाई ये इम्पॉसिबल है नहीं टू कंडक्ट इन सोशल सिचुएशन मतलब सोशल साइंसेज बेसिकली यू नो मतलब इनके ऊपर अगर हमें रिसर्च करना है देन ये हम लोग बेसिकली हमेशा सोशल सिचुएशन में ही करते हैं सो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है सो ये एलिमिनेट हो गया देन अगेन सोशल साइंसेज में गुड एक्सपेरिमेंट्स की अवेलेबिलिटी है ऐसा है नहीं कि अवेलेबिलिटी है ही नहीं सो ये भी एलिमिनेट हो गया एंड एज वेल सोशल रिसर्च प्रॉब्लम्स कैनॉट बी स्टडीड एक्सपेरिमेंटली ये भी गलत स्टेटमेंट है देखो कभी कभार सोशल रिसर्च प्रॉब्लम्स ये एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी स्टडी किए जा सकते हैं एंड काफ़ी सारे रिसर्चर ने ऐसा किया भी है ओके सो द बचा हुआ ऑप्शन है आर्टिफिशियलिटी ऑफ लेबोरेटरी कंडीशन यानी कि लेबोरेटरी कंडीशन की जो कृत्रिमता होती है वो सो बेसिकली ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल मेथड को करने के लिए बैड चीज़ हो सकती है बिकॉज कभी कभार हम सभी लोग जो आर्टिफिशियल दुनिया होती है उसके जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं उसके रिजल्ट्स बेसिकली हम लोग असल के मतलब रियलिटी के सिचुएशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते एट ऑल एंड उसकी वजह से एक्चुअली हमारे रिजल्ट्स के ऑथेंटिसिटी एंड उसके वेरिफिकेशन पे ज़्यादा असर पड़ता है ओके एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स जो क्रिटिसिज्म है ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंटल मेथड इन सोशल साइंसेस वो है उसमें से पहला है तो आर्टिफिशियलिटी okay artificiality is one of the criticism second one is lack of random sampling देखो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है एंड दैट्स वाई यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग एक्चुअली लोग करते नहीं है एंड नाउ थर्ड वन इज ट्रिवियलिटी सो ये थ्री जो टॉपिक्स है ये बेसिकली क्रिटिसिज्म है ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इन सोशल साइंसेज एंड इनमें से एक यहाँ पे दिया भी है आपको वो है आर्टिफिशियलिटी ऑफ लेबोरेटरी कंडीशन सो दैट्स वाई आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 ओके नेक्स्ट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज नाउ किसी भी रिसर्च के एक प्रॉपर ऐसे सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस होते हैं और यहाँ पे आपको एग्जैक्टली वही पूछा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस क्या है सो यहाँ पे आपको ए से लेकर ई तक काफ़ी सारे स्टेप्स दिए हैं एंड हमें इन सारे स्टेप्स को सीक्वेंसली लगाना है सो सिलेक्शन ऑफ द सेटिंग देन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट then selection of the experimental design, then analysis and interpretation of results. So students, now मैं आप सभी को बताती हूँ कि sequence of stages exactly है क्या इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सो उनमें से सबसे पहला जो स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ सेटिंग ओके यानी कि सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि एग्जैक्टली आपको किस सेटिंग में एक्सपेरिमेंट करना है मतलब आपको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना है या फिर आपको फील्ड में एक्सपेरिमेंट करना है देन सेकेंड स्टेप जो है वो है सिलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ओके सिलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ओके देन आफ्टर दैट आपको एक्सपेरिमेंटल में डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है कि एग्जैक्टली आपको प्रॉपर एक आउटलाइन बनाना है कि आप कब कहाँ करोगे कैसे करोगे पूरे रिसर्च में देन आफ्टर दैट योर नेक्स्ट स्टेप विल बी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स ओके ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स सो इसमें बेसिकली आप क्या करोगे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यहाँ पे कंट्रोल करोगे उनको मैनिपुलेट करोगे सो दिस इज नथिंग बट द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड एज वेल जितने भी सारे एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स है मतलब जिन वेरिएबल्स की वजह से आपके रिसर्च में अफेक्ट्स होते हैं बेसिकली वो वेरिएबल्स भी आप यहाँ पे कंट्रोल करोगे या फिर उनको आप रिमूव करोगे then your next step will be administration of experiment okay administration
ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, इस स्टेप में बेसिकली आप प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करोगे, जैसे कि आप पार्टिसिपेंट्स को दोनों ही ग्रुप्स में असाइन करोगे, यानी कि कंट्रोल ग्रुप में एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, एंड आफ्टर दैट आप सब्सिक्वेंटली ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करोगे दोनों ही ग्रुप्स को। सो दिस इज नथिंग बट कि आप यहाँ पे इस स्टेज में आप प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट करोगे। And now your fifth step will be analysis and interpretation of results. So आप सारे results को analyze करोगे and then after that you will interpret all of your results. Okay, so it would be your last step and that's why इस question का जो आपका आंसर है वो आएगा 3 ADBCE. So जैसे ही मैंने आप सभी को steps बताए, so if you sequentially अगर आप ये सारे स्टेप्स को लगाओगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि आपका जो पहला स्टेप है वो ए है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ द सेटिंग। देन दूसरा जो आपका स्टेप होगा वो होगा सिलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। देन थर्ड वन इज ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स, देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड लास्ट स्टेप विल बी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। ओके, इसी के साथ हम आप सभी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 का पेपर 2 का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टडी मटेरियल की मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही लेते हैं। सो इस स्टडी मटेरियल में सभी स्टूडेंट्स को फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज़ सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स को मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही देते हैं। सो स्क्रीन पर जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर स्टूडेंट्स को किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए देन उसके लिए स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स को गारंटेड सिलेक्शन करवा ही देते हैं। टू जॉइन पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज स्टूडेंट्स मुझे स्क्रीन पर दिखाई गए नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मीन्स ऑफ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो इनमें से कौन से मेथड्स ऐसे हैं जिन मेथड्स के थ्रू आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल्स ला सकते हो, मतलब आप कई चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, सो वेदर दे आर कंट्रोलिंग फिजिकल सेटिंग्स और चॉइस ऑफ पार्टिसिपेंट्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स और साइड ट्रैकिंग द कॉजल फैक्टर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स कंट्रोल्स जो होते हैं ओके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, उनकी वजह से जो फैक्टर्स होते हैं बेसिकली जिनके ऊपर असल में एक्सपेरिमेंटर स्टडी नहीं करता है एंड जिनकी वजह से एक्चुअली आपके रिजल्ट्स में अफेक्ट्स होने लगते हैं। सो इन सारे फैक्टर्स को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिमूव कर सकते हो या फिर उनके इफेक्ट्स को आप रिमूव कर सकते हो और मिनिमाइज कर सकते हो बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, एंड दैट्स वाई जो मेथड्स ऑफ कंट्रोल है इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो काफ़ी सारे हैं। सो वन बाय वन मैं यहाँ पे आप सभी को वो बताती हूँ। सो उनमें से सबसे पहला मेथड ये है कि रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू ग्रुप्स। ओके, रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू ग्रुप्स, यानी कि यहाँ पे जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स है अंडर स्टडी उन सारे पार्टिसिपेंट्स को आप रैंडमली ग्रुप्स में असाइन करते हो, मतलब आप रैंडमली उनको कंट्रोल ग्रुप में एंड ट्रीटमेंट ग्रुप में असाइन करते हो। देन इसकी वजह से क्या होता है, आप कंट्रोल कर सकते हो काफ़ी सारी चीज़ों को। जैसे ही आप रैंडमली असाइन करते हो तो यहाँ पे कोई भी बायस नहीं होता है एंड दैट्स वाई उसकी वजह से काफ़ी सारे इफेक्ट्स यहाँ पे दूर हो जाते हैं और मिनिमाइज होते हैं। देन योर सेकेंड मेथड वो है कि मेथड फॉर कंट्रोलिंग सिचुएशनल वेरिएबल्स। ओके, मतलब आप यहाँ पे बेसिकली जो फिजिकल सेटिंग्स होती है उनको आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि कंट्रोलिंग फिजिकल सेटिंग्स। सो ये आपकी सेकेंड मेथड है। देन थर्ड मेथड इज अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। सो कई बार ऐसा होता है ना कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग वेरिएबल्स को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं मैन्युअली एंड दैट्स वाई आपको एक्चुअली स्टैटिस्टिकल कंट्रोल को भी अप्लाई करना पड़ता है।
So this would be your third method. And now the fourth method is holding intervening variable constant. Okay, holding intervening variable कांस्टेंट. ओके, सो स्टूडेंट्स इंटरवेनिंग वेरिएबल जो है ये बेसिकली एक्चुअली हेल्प करते हैं और ताकि हम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को स्टडी कर सके. ओके, सो दीज आर द इंटरवेनिंग वेरिएबल. एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो पूरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग कांस्टेंट भी रख सकते हैं. एंड उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग जो रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, उनके रिलेशनशिप को आप यहाँ पे प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हो. मतलब एक्चुअली आप उनके ऊपर अगर कोई भी दूसरा वेरिएबल इफेक्ट कर रहा है देन उनके इफेक्ट्स को आप यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हो बाय कीपिंग कांस्टेंट द वैल्यूज ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल. नाउ द फिफ्थ मेथड इज मेथड ऑफ यूजिंग सब्जेक्ट्स एज देयर ओन कंट्रोल्स. ओके, मतलब आप सब्जेक्ट्स को एज देयर ओन कंट्रोल्स भी यूज कर सकते हो. ये ऐसा भी आप कर सकते हो. एंड द लास्ट मेथड इज मेथड ऑफ काउंटर बैलेंसिंग. ओके, मेथड ऑफ काउंटर बैलेंसिंग, यानी कि आप डिफरेंट ग्रुप्स को एक ही ट्रीटमेंट दे सकते हो. सो उसे एक्चुअली मेथड ऑफ काउंटर बैलेंसिंग कहा जाता है. ओके, सो इतने सारे मेथड्स मैंने आप सबको यहाँ पे बताए. सो इनमें से सिर्फ देखो यहाँ पे 3 मेथड्स है एंड वो है कंट्रोलिंग ऑफ फिजिकल सेटिंग्स जो कि मैंने यहाँ पे बताया आपको. देन चॉइस ऑफ पार्टिसिपेंट्स यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन था बताया. देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. सो ये तीनों भी एक्चुअली क्या है मेथड्स ऑफ कंट्रोल है इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एंड दैट्स वाई आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑप्टिमली सेफगार्ड्स द रोल ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएबल्स. ओके, सो इनमें से कौन सा रिसर्च मेथड ऐसा है जिसमें जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर है और प्रोसेस है वो बेसिकली एक्सट्रानियस वेरिएबल्स के रोल को सेफगार्ड करता है. यानी कि एक्सट्रानियस वेरिएबल्स के जो इफेक्ट्स होते हैं उनको यहाँ पे वो मिनिमाइज करता है. सो वेदर इट इज़ एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड और वेदर इट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड और हिस्टोरिकल मेथड और डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड. So step by step students, let us see each and every method over here. Now ex post facto method जो है इसमें एक्चुअली जो गुजरा हुआ इंसिडेंट होता है एंड उस इंसिडेंट का जो कॉज है ओके इस पे बेसिकली एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में स्टडी किया जाता है. एंड जैसे ये एक्चुअली गुजरा हुआ इंसिडेंट है एंड दैट्स वाई इसमें जितने भी सारे वेरिएबल्स है ये बेसिकली हमारे कंट्रोल में होते नहीं है. एंड दैट्स वाई यहाँ पे किसी भी वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. एंड उसकी वजह से इसमें एक्सट्रानियस वेरिएबल्स के जो रोल्स है ओके इनको यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. एंड दैट्स वाई ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड. सो जैसे मैंने आप सभी को बताया कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है इसमें एक्चुअली हम सभी लोग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं कि वेदर उसमें रिलेशनशिप है या नहीं. एंड दैट्स वाई इसके लिए हम लोग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके जो वैल्यूज़ है यहाँ पे हम लोग उनके वैल्यूज़ मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम लोग देख सके कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर उनका क्या असर हो रहा है. एंड दैट्स वाई इसमें वेरिएबल्स के वैल्यूज़ जो होते हैं वो काफ़ी हमारे कंट्रोल में होते हैं. एंड इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज विदाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम लोग इसमें रिजल्ट्स नहीं बना सकते हैं. ओके, एंड दैट्स वाई एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ द ओनली मेथड जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग की प्रोसेस की वजह से हम लोग एक्सट्रानियस वेरिएबल्स के रोल को सेफगार्ड कर सकते हैं. एंड एज वेल हम लोग एक्सट्रानियस वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को कंट्रोल करके उनके जो इफेक्ट्स है उनको मिनिमाइज कर सकते हैं. एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर इज़ 2 over here, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड. हिस्टोरिकल मेथड में पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी किया जाता है. उसमें जो पास्ट के लोग थे उनका जो रिसर्च था और वॉट एवर ओवर देयर उसके ऊपर स्टडी किया जाता है. एज वेल पास्ट में जितने भी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं ओके उनके ऊपर स्टडी किया जा सकता है. मतलब वो क्यों हुए, कब हुए, कैसे हुए. सो ऑल ऑफ दिस कम अंडर हिस्टोरिकल मेथड. एंड डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में एक्चुअली
डिस्क्रिप्टिव हमें आंसर्स मिलते हैं फ्रॉम आर रिस्पोंडेंट्स, बिकॉज ये सर्वे मेथड भी है एंड एज वेल डिस्क्रिप्टिव मेथड भी है, यानी कि यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस रिस्पोंडेंट्स को पूछे जाते हैं एंड रिस्पॉन्सेज हमें बेसिकली ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्टिव ही मिलते हैं, एंड दैट्स वाई इसका जो आंसर आपका आएगा वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड आएगा. ओके, creating purpose statements, then research questions and hypotheses that are narrow and measurable would mark the characteristic of features of which research type. So इनमें से कौन सा research type ऐसा है जिसके ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि पर्पस स्टेटमेंट को क्रिएट करना, देन रिसर्च क्वेश्चंस को क्रिएट करना एंड एज वेल हाइपोथेसिस को नैरो एंड मेजरेबल बनाना. सो हमारे पास ऑप्शंस है नरेटिव रिसर्च, देन एथनोग्राफिक रिसर्च, देन ग्राउंडेड थियरी रिसर्च, देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. देखो इसमें से जो 3 रिसर्च टाइप्स है यानी कि नरेटिव, एथनोग्राफिक एंड ग्राउंडेड थियरी, इन तीनों ही रिसर्च में बेसिकली हाइपोथेसिस को बनाया नहीं जा सकता, बिकॉज नरेटिव रिसर्च में तो जो लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके जो राइटिंग्स होते हैं, उनके ऊपर स्टडी किया जाता है. यहाँ पे एक्चुअली इस पर्टिकुलर डेटा को एनालाइज किया जाता है. सो इसमें हाइपोथेसिस को नैरो एंड मेजरेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया. एथनोग्राफिक रिसर्च में एथनोग्राफी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक्चुअली असल में रिसर्चर फील्ड में जाके एक्सपेरिमेंट करता है या फिर फील्ड में जाके वो डेटा को कलेक्ट करता है. एंड एथनोग्राफी एक्चुअली इज प्योरली देयर फॉर कि हम सभी लोग कल्चर के बारे में स्टडी करें, एंड दैट्स वाई यहाँ पे रिसर्चर उस कल्चर या फिर कम्युनिटी में जाके रहता है, वहाँ के लोगों से बातचीत करता है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ लेता है, वहाँ पे डेटा कलेक्ट करता है. सो दैट्स वाई यहाँ पे भी आपको हाइपोथेसिस को मेजरेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो असल में आपको यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. सो ये भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया. एंड ग्राउंडेड थियरी रिसर्च ये एक ऐसा रिसर्च अप्रोच है जिसमें हम लोग बेसिकली थियरी को फॉर्मुलेट करते हैं. ओके, एंड दैट्स वाई ये भी एलिमिनेट हो गया. सो बचा हुआ ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एंड दैट्स वाई ये आपका सही आंसर है, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्पेसिफिक पर्पज स्टेटमेंट्स क्रिएट किया जाता है, जिसमें हम लोग बताते हैं कि एग्जैक्टली हमारे रिसर्च का गोल क्या है, व्हाई वी आर डूइंग दिस रिसर्च. अगेन इसमें रिसर्च क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, मतलब जिसमें हम लोग बताते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या यहाँ पे स्टडी करना है, कि एग्जैक्टली कितने सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, कितने सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये यहाँ पे हम लोग तय करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम लोग रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं. एंड द लास्ट वन इज हाइपोथेसिस. यहाँ पे फॉर्मुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज विदाउट हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पूरा नहीं होता है. एंड दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉपरली हाइपोथेसिस बनाया जाता है, जो कि बहुत ही नैरो हो. नैरो का मतलब है कि बहुत ही स्मॉल वर्ड्स में हो एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो, एंड एज वेल हाइपोथेसिस हमेशा मेजरेबल एंड टेस्टेबल होना चाहिए. ओके, सो ऑल ऑफ दीज आर नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. Next is through which of the following methods of research cause and effect relationship is focused. Now देखो ये तो बहुत easiest question है कि इनमें से कौन सा research method ऐसा है जिसमें cause and effect relationship between the variables इनके ऊपर ज़्यादा focus होता है. So whether it is historical method, whether it is experimental method, whether it is ex post facto method or whether it is case study method. So students, now all of you understood that कि इसका सही आंसर है एक्सपेरिमेंटल मेथड, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल मेथड सिर्फ ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस किया जाता है बाकी के रिसर्च मेथड के अलावा. एंड केस स्टडी मेथड ये एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें एक ही पर्सन के ऊपर या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर डिटेल में स्टडी किया जाता है. ओके, जिसमें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है, हाउ दे आर एक्सपीरियंसिंग, उनके ओपिनियंस क्या है, एवरीथिंग. एंड आई होप नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि हिस्टोरिकल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड है क्या. So the correct answer over here is second, that is experimental method.
experimental researches are aimed to. Now what is the aim of experimental research? So whether to establish association between variables, to describe variables, or to study the application of theory or study trend analysis. Now obviously now you have understood that जैसे ही हम लोग cause and effect relationship को study करते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम variables के बीच के रिलेशनशिप को और एसोसिएशन को इस्टेब्लिश कर सके. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी वन ओवर हियर, दैट इज टू इस्टेब्लिश association between the variables. Okay, now next, the research method which focuses on establishing causal relationships with controls among variables, independent, moderator and dependent is called. नाउ इनमें से कौन सा रिसर्च मेथड ऐसा है जो बेसिकली फोकस करता है कि हम कॉजल जो रिलेशनशिप्स है उनको इस्टेब्लिश कर सके एंड एज वेल बाय द यूज़ ऑफ कंट्रोल्स, जिसमें हम लोग इंडिपेंडेंट, मॉडरेटर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच के जो कॉजल रिलेशनशिप्स है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए फोकस रहते हैं. सो वेदर इट इज़ एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, सर्वे मेथड, केस स्टडी मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड. सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, इनमें से सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड ऐसा है जिसमें हम लोग फोकस रहते हैं कि हम लोग कॉजल रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स को इस्टेब्लिश करें एंड इसमें हम लोग कंट्रोल्स की बहुत हेल्प लेते हैं ताकि हम लोग एक्सट्रानियस वेरिएबल्स के इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज कर सके. एज वेल इसमें हम लोग कंट्रोल्स की मदद लेते हैं ताकि हम लोग लास्ट में हमारे ट्रीटमेंट ग्रुप्स को कंपेयर कर सके टू द स्टैंडर्ड एंड उसके बेसिस पर हम लोग रिजल्ट्स बताते हैं एंड कंक्लूजन भी करते हैं. ओके, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज़ 4. एंड बाकी के रिसर्च मेथड्स तो आप सभी को पता है कि एग्जैक्टली उसमें हम लोग क्या करते हैं, राइट. नाउ नेक्स्ट, विच इज़ द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. नाउ इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिसकी नीड हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में लगती नहीं है. सो वेदर इट इज़ मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन, वेदर इट इज़ कंट्रोलिंग और ऑब्जर्वेशन और अब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप. सो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेशन की ज़रूरत तो हमें पड़ती है, यानी कि हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इसमें आइसोलेट करके उनको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं. सो ये तो इसमें आएगा. अगेन इसमें रेप्लिकेशन भी आता है. रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि एक ही एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम लोग बार बार करें ताकि हमें पता चल सके कि उस एक्सपेरिमेंटल मेथड से हमें स्टेबल रिजल्ट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं. दैट्स वाई एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट किया जाता है इन डिफरेंट सिचुएशंस. ओके, सो उसे बेसिकली रेप्लिकेशन कहा जाता है. एंड रेप्लिकेशन ये एक प्रोसीजर भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है, उसकी नीड हमें लगती है. सो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे एलिमिनेट हुआ. देन कंट्रोलिंग तो इसमें होता ही है, राइट. ये तो हमने देखा इसी सेशन में कि कंट्रोलिंग की ज़रूरत हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पड़ती है ताकि हम एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सके, हम लोग कंट्रोल ग्रुप्स इसमें ला सके ताकि हम लोग हमारे रिजल्ट्स को रेफरेंस के साथ कंपेयर कर सके. एज वेल इसमें हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है. सो इन सब चीज़ों के लिए कंट्रोलिंग तो उसमें होता ही है. सो ये एलिमिनेट हो गया. देन ऑब्जर्वेशन तो इसमें हम लोग करते ही है, बिकॉज विदाउट ऑब्जर्वेशन हमें इसमें डेटा नहीं मिलता है. सो बेसिकली इसमें डेटा जो होता है वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन से ही कलेक्ट किया जाता है. सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. सो बचा हुआ ऑप्शन है अब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप. सो ये प्रोसेस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती नहीं है बिकॉज ट्रीटमेंट ग्रुप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होते हैं. जैसे ही मैंने आप सभी को बताया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं, उसमें से पहला है कंट्रोल ग्रुप एंड दूसरा है ट्रीटमेंट ग्रुप, राइट. बिकॉज ट्रीटमेंट ग्रुप में ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनके ऊपर बेसिकली हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. दैट्स इट इज़ बेसिकली द वाइटल पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, राइट. दैट्स ये ऑप्शन आपका सही आंसर है बिकॉज एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप ये कोई प्रोसेस है नहीं जिसकी नीड हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में लगती है. ओके, now next is in which method of research the independent variable is manipulated to observe and measure its effect on dependent variable. so इनमें से कौन सा रिसर्च मेथड ऐसा है जिसमें हम सभी लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, ओके, एंड हम लोग बाद में ऑब्जर्व करते हैं एंड मेजर करते हैं कि उसका इफेक्ट एग्जैक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है.
So whether it is ex post facto method, whether it is experimental method, or whether it is case study method, or whether it is historical method. नाउ स्टूडेंट्स, आई होप नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट कि इनमें से सिर्फ एक ही रिसर्च मेथड ऐसा है जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, जिसमें असल में हम सभी लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं एंड उसका जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है वो एक्चुअली हम लोग इसमें देखते हैं. And that's why your correct answer over here should be 2, that is experimental method. So students, thank you for watching this session. So if you have any doubts, you can ask me in the comment box.